हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है फिजिक्स वॉरियर में। आज हम फिजिक्स का चैप्टर 2 का जो सेकंड लेक्चर देखेंगे उसमें देखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था लेकिन कैमरा ऑन नहीं था तो ये चीज़ें लिख नहीं हुई, इसको फिर से हम समझा देते हैं कि न्यूटन गिव्स 3 लॉज ऑफ मोशन टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ बॉडी। न्यूटन ने क्या किया कि 3 लॉ मोशन के दिए, किसी भी बॉडी के मोशंस को डिस्क्राइब करने के लिए 3 लॉ दिया उन्होंने, और इन्हीं 3 लॉ को कहा जाता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स के लॉ इन्हीं को कहा जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इन्हीं तो 3 लॉज जो इन्होंने दिया है इसी को कहा जाता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में इन्होंने बताया कि कोई अगर बॉडी रेस्ट पे है तो वो तब तक रेस्ट पे रहेगी जब तक कि हम इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दें। जैसे ये रेस्ट पे है सपोज़ करिए, तो जब तक हम इस पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक ये मूव करना स्टार्ट नहीं करेगी, कोई एक्सटर्नल जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक। और अगर कोई बॉडी मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में, मीन्स उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, तो तब तक वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा जब तक कि हम इस पर कोई फोर्स ना लगा दें। अगर हम फोर्स लगा देंगे, सपोज़ करिए वो 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, अगर हम इस पर फोर्स लगा दें, फोर्स लगाएंगे एक्सटर्नल फोर्स, तो या तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ भी सकती है या कम भी हो जाएगी, कम भी हो सकती है, और या तो बॉडी रुक भी सकती है। तो वही कह रहा है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है कि इफ़ अ बॉडी इज़ इन रेस्ट रिमेन्स इन रेस्ट, और ए बॉडी इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन रिमेन्स इन मोशन until and unless when it is compelled by an external force। तो यही, आइए इसका डिफिनीशन लिखते हैं हम लोग। लिखेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो लिखेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो लिखेंगे इफ अ बॉडी, या फिर आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, वही है बात, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। इफ अ बॉडी is in rest, remains at rest, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, और इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, और इफ अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कि आपको याद रहे कि उसकी स्पीड जो है कांस्टेंट है। यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन तभी होगा जब कांस्टेंट स्पीड होगी, कांस्टेंट स्पीड। और अगर आप सिर्फ लिखते हैं और इफ अ बॉडी इज इन मोशन, विथ मोशन लिखेंगे तब लिखेंगे विथ कांस्टेंट स्पीड तब लिखेंगे। अगर आपने यूनिफॉर्म मोशन लिख दिया तो कांस्टेंट स्पीड लिखने की ज़रूरत नहीं है। और इफ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन रिमेन्स इन यूनिफॉर्म मोशन until the body, until the body is compelled by external force to change its state of motion or of uniform motion।
तो कोई बॉडी रिमेंस रहेगी, रेस्ट पे रहेगी तब तक जब तक इस पर कोई फोर्स ना लगे। वही हमने जो लिखा है, इफ़ अ बॉडी इज़ इन रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट पे ही रहेगी। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते कि उसका जो है स्टेट चेंज हो जाए। स्टेट चेंज हो मीन्स अगर वो मूव कर रही है तो वो स्टॉप रेस्ट पे आ जाए, अगर रेस्ट पे है तो वो मूव करने लगे। और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मीन्स कांस्टेंट स्पीड है, या तो कांस्टेंट स्पीड उसकी चेंज हो जाएगी तब क्या होगी, तब भी जो हमारे पास जो मोशन है यूनिफॉर्म मोशन वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जब वेरिएबल स्पीड आ जाएगी तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। तो जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे देखिए, जब आपकी स्टडी टेबल पे या जो स्टडी टेबल है आपका, अपने उस पर बुक रखी हुई है, बुक को आपने रख दिया, आप उसको टच नहीं कर रहे हैं, तो क्या कर रही है आपकी बुक उसी तरह पड़ी हुई है जब तक कि आप उसे छूते नहीं है, तो वो रेस्ट में ही है। तो जब तक रेस्ट में रहेगी तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक, जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, उसको उठा लेते हैं या उसको खोलते हैं, तो आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तब जाके उसकी स्टेट चेंज होती है। आप कहेंगे कि हमने तो देखा है भैया कि जो बाइक मूव कर रही है, साइकिल मूव कर रही है इस तरह से, या कोई कुछ भी मूव कर रहा है, अगर हमने उस पर फोर्स लगाना बंद किया, फोर्स लगा के हमने मूव करा के छोड़ दिया, तो उस बॉडी को तो हमेशा इस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के द्वारा उसको हमेशा मूव करना चाहिए, मूव करते रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम देखते हैं कि वो रुक जाता है। तो उसका एक सीधा सा आंसर है, वो इसलिए होता है क्योंकि जब कोई बॉडी मूव कर रही है तो उस पर जो फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगी। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या है? एक्सटर्नल फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स। फिर इस पर एयर रेजिस्टेंस और बहुत सारी होती हैं, लेकिन यहाँ पे एक फोर्स तो लग रही है ना, जो वो बाहर से फोर्स लग रही है, फ्रिक्शन फोर्स लग रही है। तो जब बाहर से फोर्स लगेगी तो उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगा, इसकी वजह से स्पीड डिक्रीज होते होते वो एक बार आते आते वो रुक जाएगी। तो यहाँ पे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लग रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से हमें जो मूविंग बॉडी है वो कुछ देर के बाद दिखती है कि वो रुक गई, क्योंकि उस पर फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, और जब आप देखेंगे कि उसकी स्पीड भी है वो डिक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं कि इनर्शिया क्या है। एक टर्म आता है इनर्शिया, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो इनर्शिया है किसी भी बॉडी, जो कोई बॉडी है उसकी एक टेंडेंसी होती है कि जैसे अगर आप देखेंगे ये बॉडी है, अगर आप इसे उठा रहे हैं तो ये क्या करती है, अपने जो टेंडेंसी है इसकी कि बॉडी अपने जो स्टेट ऑफ मोशन है या स्टेट ऑफ रेस्ट को जो चेंज नहीं करती है, चेंज नहीं करने देती है, वही कहलाती है इनर्शिया। इनर्शिया गैलीलियो ने दिया था, तो इसीलिए समटाइम्स न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है कितनी बार। तो हम लिखते हैं इनर्शिया के बारे में। The tendency of a body to remain at rest or in uniform motion is known as inertia। या इसी को दूसरे टर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे इनर्शिया इसको लिखेंगे इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी property of a body inertia is that property of a body which resist in change of state of which resist in change
इन स्टेट ऑफ चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, इन स्टेट ऑफ मोशन और इन यूनिफॉर्म मोशन। जो इनर्शिया है एक प्रॉपर्टी है बॉडी की कि वो रेजिस्ट करता है कि उसके जो स्टेट है वो चेंज ना हो। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहे, और अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहे। तो आप फॉर एग्जांपल जैसे कि हम देखते हैं कोई रबर बैंड है या फिर अगर कोई एक सॉलिड बॉडी है, हम उसको स्ट्रेच कर रहे हैं तो क्या कर रही हो अपने पोजिशन, जो हमारा जो रबर बैंड है अगर हम इसी दर से स्ट्रेच कर रहे हैं और इस दर से स्ट्रेच कर रहे हैं लेकिन उसे छोड़ दे वो फिर अपनी पोजीशन में आ जाती है। तो ये जो प्रॉपर्टी है उसकी कि ये चेंज जो हमने इसकी शेप और साइज में जो चेंज करना चाहा उसको वो रेजिस्ट कर रही है, मतलब उसके अपोजिट वर्क कर रही है, मतलब वो उसको चेंज नहीं होने दे रही है। मतलब वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने देना चाहती है और मोशन में है तो मोशन में। तो यही जो प्रॉपर्टी है किसी बॉडी की उसी को हम कहते हैं इनर्शिया। चेंज इन इट्स, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा क्योंकि इसी बॉडी की बात हो रही है ना, इट्स स्टेट ऑफ मोशन। और जो ये इनर्शिया जो हम मास मेजर करते हैं, ये मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया, इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। मास भी क्या है, एक मेजर है इनर्शिया का। और जितना किसी भी बॉडी का मास होगा जितना ज़्यादा होगा उसकी इनर्शिया भी उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर उसका मास कम है तो उसकी इनर्शिया जो होगी वो भी कम होगी। इसी को वर्ड में लिख लेते हैं। इफ अ बॉडी हैज़ मोर मास, इफ अ बॉडी हैज़ more mass then it have more inertia। और वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब होता है कि अगर उसके पास ज़्यादा इनर्शिया तो उसके पास मास ज़्यादा होगा। और लिखेंगे, और इफ बॉडी हैज़ लेस मास देन इट हैज़ लेस इनर्शिया। एक बार देख लेते हैं कैमरा में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है। यहाँ तक इसको इस तरह से लिख लेते हैं, लेस मास देन इट हैज़ लेस इनर्शिया। तो उसके पास जब कोई बॉडी होगी उसके पास अगर ज़्यादा मास है तो उसके पास ज़्यादा इनर्शिया होगी। मतलब कि अगर ज़्यादा कोई बहुत भारी बॉडी है, जैसे एक देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक छोटा स्टोन है और एक बड़ा सा स्टोन है या ये रॉक है। आप इसे क्या करेंगे, ये बॉडी है, ये मास इसका कम है इसके कंपेयर में और इसका मास ज़्यादा है, तो इसकी इनर्शिया ज़्यादा होगी और इसकी इनर्शिया कम होगी। इसकी इनर्शिया कम होने की तो इसका मतलब होगा कि जब हम बॉडी को फेंकेंगे, अगर मैं ये दोनों रेस्ट में हैं, दोनों अगर रेस्ट में हैं तो हमें किस बॉडी को आसानी से उसके चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन है उसको किसकी बॉडी में हम आसानी से कर सकते हैं, वो स्मॉल वाले में कर सकते हैं। क्योंकि स्मॉल वाले के पास कम इनर्शिया है। कम इनर्शिया का मतलब है कि उसके पास जो प्रॉपर्टी है
किसी भी चेंज को रेजिस्ट करने की, रेजिस्ट मतलब होता है कि उसका अवरोध करना, मतलब अवरोध मतलब उसका रोकना। जैसे मैं आप जैसे घर में कोई कहता है कि आप पढ़िए, आप उस टाइम कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं पढ़ेंगे, तो आप उसका क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं कि मतलब हम नहीं पढ़ेंगे उस टाइम। तो वही होता है कि अगर वो स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना चाहता है लेकिन ये उसको रोकता है कि नहीं हम नहीं करेंगे। अगर हम मोशन में है तो मोशन में रहेंगे, मोशन में नहीं है तो रेस्ट में, अगर है तो रेस्ट में रहेंगे। तो अगर ये बॉडी दोनों रेस्ट में है तो अगर मोशन में लाना होगा तो हमें छोटे वाले पत्थर को मोशन में लाना आसान होगा इन कंपेयर टू बड़े वाले पत्थर के, क्योंकि जो छोटा वाला है उसके पास छोटी कम इनर्शिया होगी। अगर कम इनर्शिया है तो उसकी प्रॉपर्टी भी जो ये है इनर्शिया है वही प्रॉपर्टी है कि वो रेजिस्ट कर रहा है, रेजिस्ट करने का काम कर रहा है। तो ये रेजिस्ट भी करने वाला जो कंपेयर में होगा इसके बिग जो स्टोन है, लार्ज स्टोन है, तो जिसकी मास ज़्यादा है तो उसके कंपेरिजन में कम होगी। तो इसकी आसानी से हम इसके चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन को भी चेंज कर सकते हैं या फिर इसके यूनिफॉर्म मोशन को भी आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ तक पॉज करके लिख लीजिए। एक पॉइंट लिख लीजिएगा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन is also known as Galileo law of Galileo's law of inertia। जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है इसको गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, क्योंकि इनर्शिया को गैलीलियो ने दिया था। गैलीलियो, और आप देख रहे हैं कि इनर्शिया भी चेंज क्या कर रहा है कि वो बता रहा है कि वो चेंज जो हो रही है स्टेट में उसको रेस्ट कर रहा है। मतलब वो रेस्ट में रहना चाहता है तो रेस्ट में ही रहता है, और अगर मोशन में है तो मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहता है। तो वो एकदम सेम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की तरह है। इसीलिए इसको हम कहते हैं कि ये गैलीलियो लॉस ऑफ इनर्शिया भी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिएगा, जैसे कि आप कभी एक एक्सपेरिमेंट करिएगा, जैसे कोई एक थोड़ा सा मोटा शीट लीजिएगा, पेपर का शीट या कार्ड ले लीजिएगा, कार्ड, और इसे प्लेस करिए ग्लास पे। इस तरह से आप ग्लास पे प्लेस करेंगे और इस पर कॉइन प्लेस करेंगे, कॉइन प्लेस करेंगे, और आप जब इसे इस तरह से यहाँ से पुश करेंगे बहुत तेज़ी के साथ, तो ये आप देखेंगे ये जो ग्लास जो नेक्स्ट टाइम होगा, नेक्स्ट टाइम जब आपने इस पर फोर्स लगाया बहुत तेज़ी के साथ, तो आप देखेंगे कॉइन जो है वो फेल डाउन कर जाएगी इसी में, और जो कार्ड है वो कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ चुका होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि आपको पता है कि कोई बॉडी है वो उसके पास इनर्शिया है, और इस बॉडी के पास भी तो इनर्शिया है। जब ये इस पर था तो ये क्या चाहता है कि ये अपना रेस्ट कर रहा है चेंज को, कि जैसे ये मोशन में आया तो ये नहीं चाहता है कि हम मोशन में आए, ये चाहता है कि हम अगर रुके हुए हैं तो रुके रहें। तो जब आप कार्ड को आगे फोर्स लगाएंगे, वो जब आगे बढ़ जाएगा तो ये जो कॉइन है वो अपनी पोजीशन पे रहना चाहेगा, इसलिए ये फेल डाउन करके इसी ग्लास में चला जाएगा। अगर आप स्लोली मूव करेंगे तो वो क्या होगी, वो जब स्लोली मूव करेंगे आप इसको तो ये भी इसके साथ मूव कर जाएगा, लेकिन जब आप फोर्स उस पर ज़्यादा तेज़ी से लगाएंगे तो ये रेस्ट करेगा और रेस्ट करेगा और नीचे। जब स्लो मूव करेंगे तब भी रेस्ट करेगा, लेकिन उसको जो रेस्ट होगा, जो फोर्स लगती जाएगी उस पर, वो फिर वो मोशन में आ जाएगा, जो एक्सटर्नल फोर्स लगेगी। और इसका डे टू डे लाइफ में एग्जांपल भी है, जैसे कि आपने ब्लैंकेट देखा होगा। ब्लैंकेट जो है, ब्लैंकेट को आप इस तरह से लटका दीजिए और आप यहाँ से एक स्टिक लेके इसको बहुत तेज़ी से पीटिए। बहुत तेज़ी से आप पीटेंगे तो देखेंगे इसमें जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो बाहर आने लगेंगे। डस्ट पार्टिकल्स जो होंगे इसके अंदर वो बाहर आ जाएंगे।
अब आप ये कहेंगे कि ये भी इनर्शिया के कारण, तो ये भी इनर्शिया के कारण ही है, क्योंकि अब ये जो ब्लैंकेट था, हमने ब्लैंकेट को जब टांगा कहीं पे, हैंग किया, उसे हैंग कर दिया यहाँ पे, तो जो इसमें डस्ट पार्टिकल थे वो तो अभी रेस्ट पे ही है। इसके अंदर जो छोटे छोटे जो उसके होल्स, टाइनी पोर्स हैं, उसमें जो छोटे छोटे होल्स में जो धूल भरी हुई है, जब आप उसे पीटेंगे तो क्या करेगा, ये ब्लैंकेट जो होगा, जहाँ पे आप पीटेंगे वहाँ से वो मूव करेगा। जब मूव करेगा तो जो वहाँ पे जो डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, उनकी तो जो प्रॉपर्टी है, उसकी उनके पास भी इनर्शिया है, उनकी प्रॉपर्टी है कि वो रेजिस्ट करेंगे चेंज को, और वो जब रेजिस्ट करेंगे तो ये मूव करेंगे, वो मूव नहीं करेंगे, तो जब ये मूव करेगा तो क्या होगा, ये डस्ट पार्टिकल यहाँ से बाहर आ जाएंगे। तो ये सब जो होती हैं, ये क्या है, ये इनर्शिया के कारण ही हो रहा है। और आप जैसे कोई छोटे बच्चे को देख रहे हैं कार को चलाते हुए, कार को अगर वो पुश कर रहा है, टॉय कार को, और एक आप रियल कार को पुश करेंगे, तो दोनों में बहुत ही ज़्यादा फोर्स का अंतर होगा। इसमें कम फोर्स लगेगी, इसमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगी। वो क्योंकि इसका इनर्शिया कम है तो कम फोर्स लगेगी, उसकी इनर्शिया ज़्यादा है तो ज़्यादा फोर्स लगेगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मोमेंटम क्या होता है और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, टिल देन बाय।